अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मौजूदा जो सेटअप है उसकी दीवारों में किड़-किड़ की आवाज़ें आ रही हैं। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि ये सीमेंट पूरा लगा हुआ है, प्लास्टर अच्छे से हुआ है, लिपाई प्रॉपरली की गई है, लेकिन अंदर से नाज़रीन किड़-किड़ की आवाज़ें आ रही हैं। और ये जो किड़-किड़ की आवाज़ें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो दीवारें हैं ना, जो बुनियादें हैं, वो कमज़ोर हो गई और वो हिलना शुरू हो गई और बहुत तेज़ी के साथ हिलना शुरू हो गई। गुज़श्ता 100 से 150 घंटों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा नाज़रीन बहुत सारा चेंज हो, बहुत सारा तब्दील हुआ। इजाजुल हक साहब ने ARY न्यूज़ के ऊपर क्या कहा है? फहद हुसैन साहब का कॉलम पाकिस्तान में मैसिवली डिस्कस हो रहा है। ये कहानी क्या है, ये आपके सामने रख देते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से गवर्नमेंट नाज़रीन यू टर्न ले रही है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, अगर कोई ह्यूमिलिएट हुआ है, कोई बेइज्जत हुआ है, किसी की तजलील हुई है, तो वो नाज़रीन अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप थैला नाज़रीन जिधर जाता है बेइज्जत हो रहा है। बेइज्जती ट्रंप का नाज़रीन ऐसा महसूस हो रहा है कि मुकद्दर बनी हुई है। जब से ईरान के साथ एक पुट्ठा पंगा डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है नाज़रीन, पूरी दुनिया की इकोनॉमी तो खैर उसका शिकार हुई, हम सब भी उसका शिकार हुए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई बेइज्जत हुआ है इस सारे सिनेरियो के अंदर नाज़रीन, वो डोनाल्ड जे ट्रंप है। कल फाइनल था स्पेन का और अर्जेंटीना का नाज़रीन, उसमें भी ट्रंप जलील हुआ है। स्पेन जब नाज़रीन जीता तो जीतने के बाद वो सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन ट्रंप नाज़रीन ऐसे 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 करते हुए टिल्ला कोट पहना हुआ ट्रंप सामने आ गया। अब ट्रंप को हटाने के लिए उन्होंने बार बार कभी इधर से ऐसे करें सर आगे, कभी इधर से ऐसे करें सर आगे, थोड़ा सा आगे निकल, यानी यार बंदा अपनी अपनी गड्डी आगे ले जाओ, गाड़ियां आगे चली जाए, यानी लिटरली वो इशारा कर रहे थे ट्रंप को। फिर नाज़रीन जो फीफा का प्रेसिडेंट है उसे खुद आना पड़ा और उसने आकर ट्रंप साहब को यहाँ पर हाथ रखा और कहा कि थोड़ा सा इस तरफ आए शुगर लगाते हैं, इधर आए आपको ना कोई चीज नहीं दिखाते। तो स्पेन की टीम सेलिब्रेट कर रही है और ट्रंप उनकी तरफ मुड़कर खड़ा और ऐसे ऐसे कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं था, ये एक एम्बैरेसिंग मूवमेंट था डोनाल्ड जे ट्रंप के लिए, चूंकि ट्रंप नाज़रीन मुकम्मल तौर पर इस गेम को, स्पोर्ट्स को मैनिपुलेट कर रहा था। ये वैसे ही था नाज़रीन जिस तरीके से WWE के अंदर, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के अंदर नाज़रीन, वहां पर डोनाल्ड जे ट्रंप बॉबी लैशली को लेकर आया और मिस्टर मिकमैन के इसने बाल काटे थे। लिहाजा ये बड़े पैसे लगाता है, ये बड़ा इंटरेस्ट लेता है और इसे अपनी बड़ी तजलील महसूस होती है जब भी इस तरह की कोई चीज ये सारी दुनिया के सामने हार जाता है। अर्जेंटीना को डोनाल्ड जे ट्रंप ने और उसका जो चमचा है नाज़रीन, इन दोनों ने फुल ऑन बैक किया, फुल ऑन बैक। तो एक तरफ दूसरी दुनिया वो खड़ी हो गई थी जो इनके मजालिम को कंडेम कर रही थी, जो इनकी हेजमनी के खिलाफ थी, जो इनके कंट्रोल के खिलाफ थी, जो इनके उसूल के खिलाफ, जिस तरीके से ये ममालिक के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं उनके खिलाफ थी। तो एक तरफ तो पूरी दुनिया उधर खड़ी थी, स्पेन के साथ खड़ी थी, लेकिन ये नाज़रीन दो तीन बंदे, ट्रंप उसका चमचा, ये अर्जेंटीना के साथ जाकर खड़े हो गए और उसके बाद नाज़रीन शर्मिंदगी इनके चेहरों के ऊपर भी नजर आ रही थी और ये खबर भी बनी हुई है। अच्छा नाज़रीन, अर्जेंटीना को, मसी को फाइनल तक लाने के लिए बाकायदा से फीफा ने किरदार अदा किया। फीफा ने चीट किया नाज़रीन, फीफा ने दो नंबरियां की हैं, फीफा ने एक ऐसा माहौल बनाया, यानी पूरा एक स्टेज सेट किया गया ताकि उन्हें फाइनल तक लाया जाए। अंपायर का बड़ा कलीदी किरदार था, अंपायर पूरे खेल को मैनिपुलेट कर रहा था, अंपायर पूरे के पूरे खेल को, और अंपायर को ऐसा महसूस हो रहा था नाज़रीन कि वो ग्राउंड के खेल के सेंटर में खड़ा होकर वो खेल के इख्तिताम का भी फैसला कर सकता है। अंपायर को पता नहीं था कि जो क्लाइमैक्स होगा वहां पर कहानी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी, बल्कि अंपायर खुद एक जिल्लत का निशाना बन जाएगा। वही चीज हुई नाज़रीन, अंपायर का चेहरा भी गिरा हुआ था, फीफा ने जो पूरी कोशिश की वो भी नाज़रीन पानी में चली गई और बिलाखिर नाज़रीन एक गोल के साथ स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। अंपायर पूरा जोर लगाने के बाद भी नाज़रीन, पूरी प्लानिंग करने के बाद भी, ट्रंप की सपोर्ट के बावजूद भी नाज़रीन, हमने देखा है कि एक बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर ह्यूमिलिएट हुआ है। उसके बाद नाज़रीन एक स्टेटमेंट आई है और ये मार्को रूबियो की स्टेटमेंट है, और ये मार्को रूबियो की स्टेटमेंट मशरिक़ वस्ता के ज़िम्मे में, मिडिल ईस्ट के हवाले से है। मार्को रूबियो ये कह रहे हैं कि भाई हमने ठेका नहीं लिया हुआ पूरी दुनिया का, हम जाकर आपने हार्मोज से जाकर रास्ता खुलवाएं और वहां से शिप लाइन को बहाल करवाएं, बाकी ममालिक भी आए और हमारा साथ दें, हमने ठेका नहीं लिया हुआ। भाई आपने ठेका लिया हुआ है। जब आप ये कहते हैं कि आप एक ऐसी मोनोपोलिस्टिक पावर हैं, आप एक ऐसी हेजमोनिक पावर हैं, आप एक ऐसी सुपर पावर हैं कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, लिहाजा आपने ठेका लिया। और ठेका इसलिए भी आपने लिया हुआ है कि आपके आने से पहले आपने हार्मोज खुली हुई थी, यानी स्टेट ऑफ हार्मोज, वो बुनियादी तौर पर जो नाला है, वो जो रास्ता है, वो ओपन था, वो क्लियरली ओपन था। अमेरिकन इन्वेजन के बाद नाज़रीन वो रास्ता जाकर बंद हुआ है। उसके बाद अब अमेरिका भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, मशरिक़ वस्ता भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बाकी पूरी दुनिया फ्रस्ट्रेट हो रही है और वो सवाल पूछ रही है कि भाई आपने जाकर ये रास्ता बंद क्यों करवाया। डोनाल्ड जे ट्रंप ने नाज़रीन बिलाखिर स्टेटमेंट दी है जॉर्डन में जो अमेरिकी फौजी मारे गए हैं उनके हवाले से, और ट्रंप बल्कि मैं आपको पढ़कर आपके सामने रख देता हूं। ट्रंप ने ये कहा, और इसे आपको अंदाजा होगा कि ये किस हद तक नाज़रीन ये हिट हुए हैं और इनके लिए किस हद तक मुश्किल है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज द लेटेस्ट यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान वर कैरिड आउट इन ऑनर ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल्स killed in Jordan and the Iraq as the conflict enters its 9th consecutive day। वो कह रहे हैं कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि मेरे जो फौजी मारे गए उनके ऑनर में मजीद ईरान के ऊपर हमने स्ट्राइक्स की, यानी कि नाज़रीन जख्म बड़ा अंदर तक गया है।
बड़ा अंदर तक धचका है जो कि बुनियादी तौर पर लगा है। द हार्मस पोस्ट लिख रहा है कि ईरान हैज रिजेक्टेड, ये ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है यूएस बैक्ड 10 डेज कतरी सीज फायर प्रपोजल। इन कतर ज़ाहिर है नेगोशिएट करवा रहा है कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े, कतर हिट हो रहा है, कतर डायरेक्ट इस जंग की जद में आ रहा है। लिहाजा कतर ने 10 दिन का एक अमेरिका की ऑब्वियसली परमिशन के साथ या अमेरिकन कॉन्सेंट के साथ एक 10 दिन का एक सीज फायर प्रपोजल दिया। लेकिन ईरान के जो सीनियर एनालिस्ट और क्लोज एडवाइजर टू द ईरानियन नेगोशिएशन टीम मोहम्मद मारांडी डिसमिस द ऑफर विद अ ब्लंट मैसेज, डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट, कि अब इस बारे में सोचना भी नहीं। नाज़रीन, ईरान लड़ पड़ा है और लिटरली ये एक ऐसी हिस्टोरिक, एक कॉन्टेम्पररी नेशन के तौर पर लड़ रहा है नाज़रीन, कि जो कि अनबिलीवेबल है। आपने सुपर पावर, उसकी हेजमनी, उसके कंट्रोल, उसकी पावर मोनोपोली, आपने उसके सुपर पावर की तमाम तर डायनामिक्स को ग्लोबली चैलेंज कर दिया है। बल्कि एक स्टेटमेंट है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये एक इंटरव्यू हुआ है, ये अब्बास अराक्ची साहब का इंटरव्यू है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड पर्सनैलिटी वर्ल्ड वाइड, अब्बास अराक्ची। वो ये कहते हैं कि अमेरिकियों ने मुझे धमकियां देना शुरू की तो मैंने हल्का सा तबस्सुम किया और स्टीव विटकॉफ से पूछा। स्टीव विटकॉफ जो अमेरिका का स्पेशल एनवॉय है, जो कि नेगोशिएशन टीम के अंदर मौजूद था, तो वो कह रहे हैं कि वो हमें धमकियां दे रहा था। उसने जब धमकियां दी तो मैंने मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे जलसे में गए हो जहां पर हर तरफ हर वक्त बमबारी का खदशा हो, कब दुश्मन मुज़ाकरात की मेज को उड़ा देगा? यानी क्या तुम किसी ऐसी जगह पर या जलसे में या ऐसे मौके पर गए हो कि जहां पर तुम्हें हर सेकंड ये खदशा हो कि दुश्मन उसे उड़ा देगा और दुश्मन के वो निशाने के ऊपर है? ये बात ध्यान में रखनी है कि अब्बास अराक्ची साहब जो रैलीज निकलते रही हैं तेहरान में, उनके अंदर बाकायदे से जाकर खुद शामिल होते रहे। फिर वो कहते हैं कि फिर मैंने स्टीव विटकॉफ से फिर पूछा कि क्या तुम हर मीटिंग से पहले अपनी फैमिली को कॉल करके खुदा हाफिज कहते हो? यानी कि हम जब भी फैमिली को कॉल करते हैं हम खुदा हाफिज कहते हैं कि ये शायद हमारी आखिरी कॉल होगी, और कहते हैं कि शायद ये आखिरी बार गुफ्तगू हो। क्या तुमने ऐसा कभी किया है कि तुम अपनी फैमिली को कॉल करो और कहो कि कहा सुना माफ करना, ये शायद हमारी आखिरी कॉल है? फिर मैंने विटकॉफ से कहा कि हम इन हालात में मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमें धमकी ना दो, हम ईरानी इन धमकियों की परवाह नहीं करते, हम अपने लोगों के हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे, पीरियड, बात खत्म। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक्ची ये कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि हमने स्टीव विटकॉफ को बैठे हुए ये कहा, हमें ना धमकियां दो, किसी और को जाकर डराना, किसी और से जाकर बताना। वो कोई और वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है निकोलस मोडोरो, जब आपने घेर कर वहां से उठा लिया, ये कोई और ममालिक है जहां पर जाकर आप रिजीम चेंज करते हैं, हुकूमतें गिरा देते हैं। जॉन पर्किंस की किताब है द इकोनॉमिक हिटमैन, वो बता रहा है कि कैसे अमेरिका माहौल बनाता है, कैसे प्रोटेस्ट को इग्नाइट करता है, कैसे वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को वीक करता है, कमजोर करता है, कैसे वहां का पॉलिटिशियंस का इस्तेमाल करता है और रिजीम चेंज कर देता है। तो हमने जाकर कहा कि ये रिजीम चेंज और ये जो तुम्हारे ड्रामे हैं ये कहीं और जाकर करना, हम एक मॉडर्न डे, एक कॉन्टेम्पररी, मॉडर्न, जदीद, पढ़ी लिखी, क्वालिफाइड, मिलिट्री वाइज तगड़ी, एक सिविलाइजेशन, एक तहजीब, एक हिस्ट्री रखने वाली हम एक नेशन है, हम एक कौम है। लिहाजा हमारे सामने ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। माफ कीजिएगा, एक कॉल आ रही है। सो ये हमारे सामने ऐसी बातें या ये इस तरह की जो कहानियां हैं ये हमें ना सुनाओ। तो मशरक़ वस्ता नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खत्म हो गया, ट्रंप ह्यूमिलिएट हो गया, लिहाजा अब वो दोबारा से ईरान की तरफ देखेगा। लेकिन क्या देखेगा? ऑब्वियसली जॉर्डन में जो इसकी तबाही और बर्बादी निकली हुई है। बहरहाल ये चीजें एस्केलेट कर रही हैं, अल्लाह ताला करे कि ये चीजें यहां पर खत्म हो जाए। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर खबर ये है कि गुज़श्ता 100 से 150 घंटा देखें तो चीजें खुलकर हो रही है। फहद हुसैन साहब का एक कॉलम कल आपको बताया था, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर आया। उन्होंने पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ मौजू उठाए या पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ मसाइल को सामने रखा। उन 10 मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि छोड़े आपने कुछ काम किया या नहीं किया, छोड़े चीजें ठीक हुई या नहीं हुई, छोड़े कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सिर्फ ये आप बताएं कि इन 10 मसाइल के बारे में क्या आपके पास कोई सोच भी मौजूद है या नहीं है। लिटरली फहद हुसैन ये कह रहा है कि कोई सोच भी मौजूद है कि नहीं है। तो नाज़रीन, गवर्नमेंट इतनी इनकम्पिटेंट है, इस कदर इनकम्पिटेंट है कि यानी वो फहद हुसैन का कॉलम ये पूछ रहा है कि इनके पास सोच ही मौजूद, थिंकिंग ही नहीं है। तो ये जो नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि हमारी टीमें तैयार हैं, यानी वो कह रहे हैं मिस्त्री तैयार है हमारे सारे, बस मिस्त्री ने वो उठाना है और धड़ाधड़ शुरू कर देना है। अब जो इजाजुल हक साहब हैं नाज़रीन, आप जानते हैं, बड़ी प्रोमिनेंट पाकिस्तान की शख्सियत है, बड़ी सेंट्रल फिगर हैं, उन्होंने भी ARY न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में वो पूछ रहे हैं कि भाई मसला ये है कि जो बैनुल अक़वामी हमारी कामयाबी है वो तो हम सब जानते हैं कि कहाँ से आई है, हुकूमत ने अभी तक क्या किया है। हुकूमत अभी तक हर फ्रंट के ऊपर तमाशाई बनी हुई है और हर फ्रंट के ऊपर नाकाम हुई है। ये एक तरफ बैठकर तमाशा देख रहे हैं और कहते हैं कि तुम ही लड़ो और तुम ही शहीद हो जाओ। वो कहते हैं कि ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात है कि गवर्नमेंट तमाम तर पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर
یا ملک کے اندر کارکردگی کے حوالے سے فیل ہوئی ہے, ناکام. اچھا یہی بات عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چائنیز ماڈل لے کر آئیں, یہ تو بالکل ڈیلیور ہی نہیں کر سکے. تو پاکستان کے اندر ناظرین جو بھی ڈیجٹس ہیں, جو بھی سٹیٹس ہیں, جو بھی ناظرین اس وقت ایون پرو گورنمنٹ شخصیات بھی ہیں, وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ نہیں چل رہا. تو نہیں چل رہا ناظرین, یہ 4 سالوں بعد جا کر کیوں سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں چل رہا, یہ بڑا پرانا نہیں چل رہا, یہ کیپیسٹی نہیں ہے چلنے والی. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ یہ بات چیت چل رہی ہے, ماضی میں بھی عمران خان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, اور جو بھی راستہ نکلے گا وہ وایا بات چیت ہی نکلے گا, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. ناظرین ایک اور انٹرویو ہوا ہے, اور یہ محترم رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو ہوا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر آپ ایف آئی آر یا ان کی گرفتاری کریں گے, تو انہوں نے کلیئرلی انکار کر دیا. انہوں نے کہا پرائم منسٹر کی ایسی سوچ ہی نہیں, یعنی پی ایم صاحب یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کوئی ایف آئی آر بھی ہو یا گرفتاری بھی ہو. تو ناظرین مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر مولانا صاحب کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آتا, حکومت حرکت میں نہیں آتی, صرف ایک ترانہ حرکت میں آیا ہے, تو ہمارے خلاف ناظرین کیوں قانون بھی حرکت میں آ جاتا ہے؟ حالانکہ مولانا صاحب جس لیول پر جا کر جو بات چیت کر رہے ہیں, ہم میں سے یا پاکستان میں سے کسی نے بھی, وہ تو اس کے نیڑے تیڑے تک نہیں جاتا. تو پھر یہ ناظرین یہ بھید بھاؤ کیوں ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب ایلیٹ کے مولوی ہیں. اور پھر ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں مولانا صاحب کے اوپر کیسز تو ہوئے ہیں, مولانا صاحب کے حوالے سے ایف آئی آرز تو ہوئی ہیں. تو ایک طرف ناظرین گورنمنٹ بالکل ہی الگ پوزیشن لے رہی ہے, گورنمنٹ کو بیل آؤٹ دے رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب, اور مولانا صاحب ناظرین جو بات چیت کر رہے ہیں وہ تو بڑی کریٹیکل گفتگو ہے, اور وہ لائک واقعتاً وہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ جو سنتے ہی ناظرین بڑا مشکل ہو جاتا ہے, سننا اسے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ناظرین ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا دوہرا قسم کا معیار ہے جو کہ نظر آ رہا ہے, بالکل دوہرا قسم کا معیار ہے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ میرے جیسا ایک عام بندہ ناظرین سفر کرتا ہے, لیکن یا تو میں بھی سفر نہ کروں اور ایلیٹ کے مولوی بھی سفر نہ کریں, یا تو میں اگر سفر کر رہا ہوں تو ایلیٹ کے مولوی بھی سفر کریں, پھر سارے ایک ساتھ سفر کریں نا. پھر ہمیں ہانکیں اور باقیوں کو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نہیں پی ایم صاحب سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ناظرین بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیٹس سی صورتحال ناظرین کس طرف جاتی ہے. طاہر اشرفی صاحب تو کھل کر آ کر کھڑے ہو گئے, اور طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس وقت کوئی اور بات کی تھی, لیکن طاہر اشرفی صاحب ناظرین ایک طرف روٹی بھی کھا رہے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ, روٹی کھانے کے بعد میں آ کر پریس ٹاک بھی ان کے خلاف کر رہے ہیں, اور انہی کے خلاف رو بھی رہے ہیں, اور رو کر اپنا مقدمہ بھی سامنے رکھ رہے ہیں. تو طاہر اشرفی صاحب بھی ناظرین کمال کرتے ہیں. خیال رکھیے گا جی, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.